जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। आशा और उम्मीद रहूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों के साथ हमारे ब्लॉग देखने में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, टाइम 12 बज रहा है। तो मैंने सोचा कि पिछले दिन हम केदारनाथ ट्रिप में गए थे, तो वहाँ की जो जानकारी है मैं आपसे शेयर करूँ और हमारा जो फर्स्ट बार वहाँ जाने का एक्सपीरियंस था वो भी शेयर करूँ। तो कई लोगों का मुझे पर्सनल मैसेज आया था, कई लोगों का कमेंट आया था। तो जिस सिलसिले में मैंने सोचा कि मैं आपसे वो बातचीत करूँ और वो जानकारी आपसे शेयर करूँ। तो चलो मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सभी लोग बोलो हर हर महादेव बम बम बोले। तो चलो मित्रों, आज का जो मेरा टॉपिक है, जिस सिलसिले में बात करना चाहता हूँ वो है केदारनाथ ट्रिप, केदारनाथ धाम। सभी लोगों को वैसे पता होगा कि केदारनाथ धाम क्यों प्रसिद्ध है, वहाँ क्या है ऐसा। तो हल्की सी जानकारी मैं देना चाहूंगा। तो केदारनाथ एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ मंदाकिनी नदी बहती है। यह समुद्र तल से समथिंग 3500 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो चलो मित्रों, हल्की सी जो मुझे जानकारी थी मैंने आपसे शेयर की। अब आगे बढ़ते हैं। तो चंपावत से हमने ट्रैवल किया केदारनाथ, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो चंपावत से केदारनाथ की दूरी समथिंग आपकी 400 से 450 के बीच में रहेगी। तो हम सबसे पहले गए चंपावत से, सीधे यहाँ से गए अल्मोड़ा, और फिर अल्मोड़ा से हम गए बागेश्वर, और बागेश्वर से हम गए कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग से गए हम रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से हमने एंटर किया सोनप्रयाग में, और सोनप्रयाग से हम सीधे गए गौरीकुंड में। तो मित्रों, रुद्रप्रयाग से केदारनाथ की दूरी समथिंग होगी आपकी 75 से 90 किलोमीटर के बीच में, और रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग की दूरी होगी 65 किलोमीटर। फिर आप लोग 65 किलोमीटर ट्रेवल करोगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से आप जाओगे सीधे गौरीकुंड, जिसकी डिस्टेंस रहेगी 5 किलोमीटर। आप लोग वहाँ सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आप लोग गाड़ी में, टैक्सी में ऐसे ही जा सकते हैं। जितना मुझे पता है और जितना मैंने देखा और जो मैंने नोट किया वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो लोग केदारनाथ जाना चाहते हैं। तो फिर हम गौरीकुंड तक पहुँच गए थे। फिर आप लोगों ने गौरीकुंड से ट्रैवल करना पड़ेगा मंदिर तक, समथिंग 18 से 20 किलोमीटर पैदल यात्रा। जो सबसे टफ होता है वो यही होता है। असली जो परीक्षा होती है यही समझो कि आप लोग पैदल यात्रा 20 किलोमीटर। बाकी मित्रों, आप लोगों को मैं थोड़ी और जानकारी देना चाहूँगा। तो जैसा कि कोई लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं, कोई लोग खच्चर से जाते हैं, कोई लोग पालकी से जाते हैं। तो मैंने तमाम जगह से ऐसे सर्च करके मैंने कहा कि जितना किराया है उसको भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोग हेलीकॉप्टर से जाओगे तो रुद्रप्रयाग में एक जगह मिलेगी आपको, फाटा और सिरसी। तो वहां से आप लोग जाओगे तो समथिंग 5 से 7 हजार के बीच में आपका आने जाने का किराया लगेगा हेलीकॉप्टर में, ठीक है। अगर आप लोग गौरीकुंड से केदारनाथ तक अगर आप लोग पालकी में जाते हो तो आपका किराया रहेगा 9 से 12 हजार रुपये। वो यात्री के वजन के हिसाब से फिक्स रहता है। जो भारी होगा उसका ज्यादा रहेगा, जो नॉर्मल हल्का होगा उसका कम रहेगा। और खच्चर का किराया रहता है गौरीकुंड से मंदिर तक लगभग 3 से 4 हजार के बीच में रहता है। जितना जितना मुझे पता है, जो मैंने सब जगह से नोट किया और वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो कहीं पर कुछ गलती होगी तो आप लोग क्षमा करें। तो मंदिर के कपाट खुलते हैं 6 महीने। तो खुलते हैं मंदिर के कपाट 22 अप्रैल से आपके नवंबर महीने तक खुलते हैं। तो जब नवंबर महीने में भाई दूज होता है तब तक ये कपाट खुलते हैं मंदिर के। तो बीच बीच में आप सभी लोग बोलो मेरे साथ हर हर महादेव बम बम बोले, जय शिव शंकर। तो बाकी मित्रों, जब हम गए थे तो हमने ऐसे ही किया। और अब मेन चीज, जो लोग पैदल यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। तो आपने गौरीकुंड से मंदिर तक 18 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। और मैं अपनी राय दूं तो आप लोगों ने सबसे अच्छा रात्रि में 9 से 10 बजे के बीच में ट्रैवल करना पड़ेगा, पैदल चढ़ाई एकदम मंदिर की तरफ। क्योंकि रात्रि में जो खच्चर होते हैं वो कम चलते हैं, उनका जाम कम लगता है। इसके चलते आप लोग जल्दी जल्दी आराम से जा सकते हैं। और सुबह अगर आप लोग सुबह के समय जाते हैं तो वहाँ इतने खच्चर होते हैं ना, मतलब पैदल चला नहीं जाता। आप यहाँ जाओगे तो खच्चर यहाँ से आएंगे, कोई यहाँ से धक्का देगा, कोई यहाँ से धक्का देगा। तो मेरी राय है कि आप लोग अगर जाते हो तो आप लोग रात्रि में 9 से 10 बजे मंदिर की तरफ प्रस्थान करें, और सुबह समथिंग 5 से 6 बजे आप लोग वहाँ पहुँच जाओगे। तो जो पैदल यात्रा है नीचे गौरीकुंड से ऊपर मंदिर तक, तो आपको समथिंग समय लगेगा। अगर आप लोग जल्दी जल्दी चल रहे हो तो 6-7 घंटे में पहुँच जाओगे। अगर आप आराम से जा रहे हो तो स्टॉप लेके जा रहे हो तो समथिंग 8 से 10 घंटे में आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो मेरी तो यही राय है। और बाकी मौसम की बात करें तो वहाँ मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी बदल सकता है। जैसे अभी धूप आई है, थोड़ी देर में मौसम अपने आप परिवर्तित हो जाएगा, बारिश आ जाएगी। तो मेरी राय तो यही कि आप सभी लोग रेनकोट अपने साथ में ले जाए, और जिससे कि वहाँ कभी भी बारिश आए तो आप लोग बच सकते हैं। और बाकी वहाँ का जो मौसम तापमान है वो माइनस में जाए रहता है और काफ़ी ठंडा होता है ऊपर।
क्योंकि पहाड़ी इलाका है, ऊपर काफ़ी ऊंचाई में है भोले बाबा का दरबार, जिसके चलते वहाँ जो पहाड़ है उसके ऊपर चोटियों में कई बर्फ़ पड़ी रहती है, जिसके चलते ठंडी ठंडी बर्फीली हवा चलती है और काफ़ी ठंडा होता है। और बाकी मित्रों, आप लोग अगर मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो कई लोग तो वीआईपी दर्शन करते हैं और बाकी कई लोग कई लंबी कतार में लगे रहते हैं। तो अगर आपको मंदिर के दर्शन करने हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने टूरिस्ट केयर उत्तराखंड पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बाकी मंदिर सुबह लगभग 4:30 बजे खुलता है और दर्शन करने हैं तो कतार में आपको लगना ही पड़ेगा लाइन में। तो काफ़ी लंबी कतार लगे रहते हैं काफ़ी दूर तक। अगर आप लोग जो जाना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर जाएं। तो जब आपको बुलावा आता है तो आप लोग ज़रूर जाएं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं ऐसे ही घर में था तो भाई लोगों का फ़ोन आया कि चले करके केदारनाथ। तो पहले हमारा प्लान था ही नहीं कि केदारनाथ, मतलब ऐसे फ़ोन आया केदारनाथ चले करके। हमने कहा ठीक है। तो जैसे आधे रास्ते में पहुँचे भाई लोग कह रहे थे कि अब हम यहीं मुनस्यारी घूमने जाते हैं कभी कहीं। तो वो तो बीच में एक खतरनाक बारिश आ गई थी, जिसके चलते हमने एक जगह स्टॉप लिया, तो वहाँ पर रुके। तो वहीं पर सिलसिले में हमने बातचीत की कि हम कहाँ जाए, सबसे पूछताछ की कि भाई कहाँ जाए। तो सभी ने राय दी कि चलो केदारनाथ चलते हैं। हमने कहा चलो बाबा ने बुलाया है तो चल देते हैं। तो देख रहे हो जैसे अल्मोड़ा पहुँचे तो भाई लोगों का कुछ काम था, कुछ कारणवश वो लोग नहीं आ पाए। तो लेकिन हमें बाबा ने बुलाया तो हमने कहा चलो चल देते हैं। और पहुँच गए हम केदारनाथ बाबा के दरबार में। जैसे तैसे बहुत कठिनाइयों का सामना किया हमने, कभी बारिश कभी कुछ, लेकिन जब जाने का होता है तो हम कैसे भी पहुंच ही जाते हैं। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो मित्रों कई कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। उन कठिनाइयों का सामना करते करते ही आप लोग मंजिल तक पहुंचोगे। अगर आप लोग किसी चीज़ में भी मेहनत कर रहे हो तो मतलब 1-2 दिन का कुछ भी चीज़ हलवा नहीं है भैया। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप लोग कुछ भी कर रहे हो तो मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो कुछ अलग टॉपिक में ये आ गया था, क्षमा चाहूँगा। तो बाकी मैं आप लोगों को जानकारी ये भी देता हूँ कि नीचे से ऊपर कितना महंगा सामान मिलता है, ये भी कई लोगों का क्वेश्चन होगा। और बाकी जो मैं क्वेश्चन छोड़ जाऊँगा आप लोग कमेंट में लिखना कि भाई ये क्या रहा, ये वो ना, आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट में। तो नीचे जैसे पानी की बोतल 20 रुपये की मिलेगी और आप लोग चढ़ते रहोगे, ऊपर वही पानी की बोतल 100 रुपये की मिलेगी भैया। और नीचे चाय आपको जैसे 15 रुपये की मिलेगी, वही चाय आपको ऊपर 30 या 40 रुपये की मिलेगी। ठीक है, ऐसे महंगाई बढ़ती रहती है ऊपर को जाने में, क्योंकि वो जो ऊपर दुकान खोले रहते हैं वो नीचे से ऊपर जाने में उनकी लागत वैसे ही बढ़ जाती है ना। और बाकी मित्रों धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग ऊपर को चढ़ते रहोगे, ऊपर जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होता रहेगा, क्योंकि अब हाइट में जाओगे तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा ही। और बाकी अगर आप लोग पैदल चढ़ते रहते हो तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप जैसे हम 2 लोग साथ में गए हैं तो आपस में बातचीत करते रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम मंजिल में कब पहुँचे। अगर अकेले ऐसे गुम्म की तरह चलते रहोगे तो कई थकाई लगेगी। तो आपस में जिसके साथ भी जाते हो तो बातचीत करते रहो जगह में, और तब धीरे धीरे करके आप लोग मंजिल में पहुँच जाओगे। ऐसा नहीं है कि लगातार नॉन स्टॉप कोई भी चल सकता है कि मतलब भाई मैं नॉन स्टॉप जा रहा हूँ 18-19 किलोमीटर है और नॉन स्टॉप में चल दूंगा, ऐसा नहीं है। तो जगह में आपको स्टॉप मिलेंगे, तमाम व्यवस्थाएं बनी रहती है वहाँ पर बैठने के लिए। तो आप लोग थोड़ा चलें और जहाँ पर थकाई लगती है आराम से बैठ जाएं, और फिर जैसे थकाई थोड़ी कम होती है फिर चलें और फिर बैठ जाए आराम से। जगह में स्टॉप लेकर आप लोग चले और फिर आप लोग पहुँच जाओगे बाबा के दरबार में। और एक चीज़ मैंने ये नोटिस किया कि मित्रों जैसे हम पैदल नीचे से चले और जैसे मंदिर में पहुंचे जितनी थकाई थी भाई साहब दूर खत्म। ये बाबा की कृपा है। आप लोग एक बार जरूर जाना केदारनाथ, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। और बाकी इस ब्लॉग को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो कई लोग जाना चाहते हैं और उनको जानकारी नहीं है। तो हम तो गए थे चंपा हाउस से केदारनाथ, तो कई लोग इस ब्लॉग में नहीं जुड़ेंगे तो मैं बता देता हूँ, मैं चंपा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। बाकी आप लोग मंदिर में जब पहुँच जाओगे तो आप लोग आराम से दर्शन करें, वहाँ आप लोग बाबा के दरबार में भी जाएं, दर्शन करें, पीछे भीमशिला में भी जाएं। तमाम वहाँ ऐसे तीर्थ स्थल है आप लोग जिसके दर्शन कर सकते हैं। हम लोग तो कुछ कारणवश जल्दबाजी में हमने बाबा के दर्शन किए, पीछे भीमशिला के दर्शन किए, थोड़ा ऐसे घूमे, दर्शन किए, हम आ गए थे। तो आप लोग जब जाते हो आराम से जाएं। मंदिर में जाने का सबसे जो बेस्ट महीना होता है ना, वो होता है मई जून में सबसे बेस्ट रहता है। तो आप लोग जरूर जाएं। और बाकी अब हम बात करते हैं हम कैसे गए गाड़ियों में। तो हम गए थे स्कूटियों में, तो कभी ज़्यादा हीट हो जा रही थी गाड़ी, कभी नॉर्मल चल रही थी। तो जहाँ पर ज़्यादा हीट हो जाएगी आप लोग थोड़ा स्टॉप लें और रुक जाएं। और सबसे मेन चीज़, अगर आप लोग लंबा सफ़र तय करते हो तो नींद तो
कंपलसरी है, किसी को भी आएगी नींद। तो आप लोगों को जहाँ पर नींद आएगी तो आप लोग बहुत नींद आएगी तो ऐसा नहीं कि भाई हमने तो जाना है हम चल देते, नहीं भाई ऐसा नहीं करना है। जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नींद आए तो वहीं पर आप लोग स्टॉप लें और वहीं पर रात्रि बिताएं, और उसके अगले दिन या रात्रि में आप लोग वहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि नींद बहुत बड़ी चीज़ है यार। नींद अगर पूरी हो तो शरीर में ना थकाई लगती है ना कुछ, और माइंड फ्रेश रहता है। तो बाकी खर्चा बताता हूँ अब मैं, तो लगभग हर आदमी का खर्चा रहेगा आपका 4 से 5 हज़ार के बीच में, तो समथिंग मान लो आपकी अपनी गाड़ी है तो 4 से 5 हज़ार आप लोग खर्चा मान लो। तो चलो मित्रों, इसी के साथ ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कुछ चीज़ मुझसे छूट गई होंगी और कहीं पर कुछ त्रुटियाँ हुई होंगी तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा दिल से। और आप लोग जरूर जाए केदारनाथ, ये जो ट्रिप होती है वहाँ पर अक्सर कभी कभार जाने का मौका मिलता है, उसको आप लोग छोड़िए ना और ज़रूर जाइए। और बाकी कई लोगों का सवाल ये भी होगा कि हम नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो अपने पास कैंप होगा तो हम लगाएंगे, तो आप लोग कैंप में भी रहोगे तो जहाँ पर रहोगे ना, जैसे यहाँ पर रहोगे, यहाँ पर एक ज़मीन है तो जितने लगाओगे वहाँ का भी बजट वो लोग लेते हैं, पता नहीं कितना लेते हैं। तो मुझे तो जितना पता था मैंने आप लोगों से सब शेयर कर दिया है, और अगर कुछ छूट रहा होगा तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलो फिलहाल मित्रों, इसी के साथ आज का जो मेरा ब्लॉग था यही था। आशा और उम्मीद करूंगा कि आपको आज का ये ब्लॉग बढ़िया लगे, बेहतर लगे। अगर आपको आज का ये ब्लॉग बढ़िया और बेहतर और जानकारी भरा लगे तो आप लोग जरूर इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग और मजेदार ब्लॉग के साथ अगले दिन में, अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। बाय बाय मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि, जय बाबा केदार।